हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, सिंबल मैंने ई के ऊपर में एरो लगा दिया तो समझ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। और ये क्या होगा, वेक्टर होगा। अच्छा, पहली बात, इस वीडियो को देखने से पहले आई होप कि आपने सारा वीडियो देख लिया है। जब आपने सारा वीडियो देख लिया है तो पहली इंपॉर्टेंट बात कि इस वीडियो से पहले के वीडियो देखने के बाद आपको एससीवी का, एससी वर्मा के इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का 1 to 32 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दूसरा इरोडोव का 3.1 to 3.5 सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उतना आप कर लो, फिर इसको स्टार्ट कर लो। ठीक है, या इसको पैरेलली करते रहो, इसको भी देखते रहो, जो भी आपकी मर्जी, जैसी आपकी श्रद्धा। और दूसरी बात, जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर चल रहा है तो पैरेलली आप इसको ग्रेविटेशन से कंपेयर करते जाओ तो एक ही जैसा मिलेगा आपको। जैसा फोर्स था, याद करो फोर्स यहाँ पे क्या बना था, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, वहाँ पे क्या बना था, G M1 M2 बाय आर स्क्वायर। के की जगह G लिख दो, Q1 Q2 की जगह M1 M2 लिख दो, सेम, हर एक चीज़ सेम हो जाएगी। वहाँ पे सिर्फ ये था कि वहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन होता था, यहाँ रिपल्सन अट्रैक्शन दोनों हो सकता है, तो फोर्स वाला कवर हो जाएगा। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जहाँ जहाँ मैं के लिखूँगा वहाँ पे जी लिख देना। अच्छा, वेक्टर फॉर्म यूज़ कर रहे होगे तो -G लिख देना। ओके, और जहाँ पे Q1 Q2 आ जाए वहाँ पे M1 M2 लिख दो, Q आ जाए तो M लिख दो। सारा चीज़ एक जैसा ही चलेगा। तो जिसका ग्रेविटेशन ठीक से कवर नहीं हुआ है तो वो यहाँ से कवर कर लो, है ना। कंसेप्चुअली सिमिलर ही होगा, है ना। चलो वो भी कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इस पार्ट को, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड E विच इज़ वेक्टर। अब डिफाइन करते हैं है क्या, अब बुक वाली लैंग्वेज में डिफाइन करते हैं, फिर समझते हैं आसानी से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, मतलब किसी एक पॉइंट पे आप डिफाइन कर रहे हो, इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब सिंपल अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं तो ये क्या होता है कि मान लो किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप क्या करो, वहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब +1 कूलम रख दो। वो +1 कूलम जो वहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही होगी वहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, क्या करना है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ पे +1 कूलम रख दो। वो +1 कूलम जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, वही वहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाती है। ठीक है, अब इसको जो पर यूनिट चार्ज भी लिख सकते हैं। इट कैन बी रिटन दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट विल बी फोर्स पर यूनिट चार्ज। उसी से ये फॉर्मूला आ रहा है। लेट अ टेस्ट चार्ज Q, मान लो अपन एक्सपेरिमेंट करने बैठ गए तो एक टेस्ट चार्ज ले लिया जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है, Q है, इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पे उस टेस्ट चार्ज Q को रख दो। वो मान लो F फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो वहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो फोर्स जो एक्सपीरियंस कर रहा है अपॉन Q। ठीक है, अंडरस्टूड। तो यहाँ से थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, तो F को क्या लिख दोगे, Q इंटू E, है ना। F कैन बी रिटन इज वॉट, Q इंटू E। ये हो गया हमारा यहाँ का फॉर्मूला, F इज इक्वल टू QE। तो मान लो उल्टा हम लोग करते, मान लो किसी चार्ज को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो उस चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगा, तो वो चार्ज इनटू वहाँ पे जहाँ पे चार्ज रखा गया है वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह से उस चार्ज पे मुझे फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा वेक्टर कर लेते हैं। जैसे F इज इक्वल टू QE है, मान लो Q पॉजिटिव होगा तो हम लोग जानते हैं F और E पैरेलल होगा, और इफ़ Q नेगेटिव होगा तो F एंड E एंटी पैरेलल होगा, है ना। ये तो वेक्टर में जानते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी वेक्टर विद द स्केलर। इफ़ स्केलर पॉजिटिव हुआ तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल, इफ़ स्केलर नेगेटिव हुआ तो ये दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल या अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और फोर्स की सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना हो, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी इक्वल टू चार्ज इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, एक और बात, इफ आपको वेक्टर फॉर्म में यूज करना है तो चार्ज को साइन के साथ लो, चार्ज को साइन के साथ लो। बट अगर सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए तो फोर्स का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू Q इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके,
वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड होगी वो। बट जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो चार्ज को साइन के बिना लो, है ना। मान लो +5 कूलम हो तो भी 5 लिखो, -5 कूलम हो तो भी 5 लिखो, है ना। जब मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यूज़ करो तो यहाँ पे चार्ज को साइन में मत लो, और जब वेक्टर फॉर्मूला यूज़ करो तो चार्ज को साइन के साथ लो। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मान लो मुझे ऐसा यूनिट निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यहीं से आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। चार्ज की कूलम, न्यूटन पर कूलम। और वोल्ट पर मीटर भी हो गई, बाद में समझेगा, है ना। न्यूटन को तो बहुत कुछ लिख सकते हैं ना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कूलम को लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड। तो बहुत सारा यूनिट बनाया जा सकता है। ओके, डायमेंशन, तो न्यूटन की जगह क्या लिख दो, MLT-2। कूलम की जगह IT, तो MLT-2 अपॉन IT कर लो, ये आ जाएगा डायमेंशन, है ना। देखो अब छोटा सा ये पार्ट खत्म हुआ, तो क्या करने का, इसको रोक के लिख लेने का। लिखने के बाद ऐसा नहीं कि फिर से वीडियो स्टार्ट करने का, उसको पढ़ने का, समझने का, और इफ़ वो समझ में आ गया फिर आगे बढ़ने का। और मान लो समझ में नहीं आया तो फिर से इसको रिपीट करो इस पार्ट को, ताकि 100% समझ में आ जाए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं ना। एक थ्योरेटिकल पॉइंट है कि टेस्ट चार्ज को हम हमेशा स्मॉल लेना चाहिए, अदरवाइज वो टेस्ट चार्ज जब फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड उस टेस्ट चार्ज पे एक्ट कर रही है, तो ये टेस्ट चार्ज भी तो दूसरे को अफेक्ट कर सकता है। तो आपको इस टेस्ट चार्ज को ज़्यादा बड़ा नहीं लेना पड़ता है। बट न्यूमेरिकली हम लोगों को काम में नहीं आएगा, तो थ्योरेटिकली बोर्ड्स में काम में आता है, लिख दो, या वाई में पूछा जाए तो बोल दो। ठीक है, टेस्ट चार्ज शुड बी स्मॉल, otherwise it will affect charge distribution which is producing electric field and electric field get modified। तो आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था वो नहीं निकलेगा, कुछ दूसरा निकल जाएगा। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज को स्मॉल लेना चाहिए। यहाँ से न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, अभी तक क्या पढ़ लिया, F = QE। इफ कोई चार्ज को दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो वो चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो Q वो चार्ज इंटू दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पढ़ा अभी तक, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। पहले इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन निकालते हैं। तो लेट एक +Q चार्ज है यहाँ पे, और मुझे इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है। तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट चार्ज एंड उस पॉइंट के बीच में डॉटेड लाइन, स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर लूँगा। ऐसे ज्वाइन कर लिया और फिर उसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब देखो, इफ़ ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो वहाँ उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज से दूर होगा, या उसको हम लोग लैंग्वेज में कह सकते हैं रेडियली आउटवर्ड होगा, इस +Q चार्ज से दूर होगा। ठीक है, एंड इफ मान लो यहाँ पे माइनस चार्ज ले लिया, -Q ले लिया, और उस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो क्या करो, दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करो। मैंने डॉटेड लाइन ज्वाइन कर दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी इस केस में माइनस चार्ज के कारण, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे होगा वो रेडियली इनवर्ड होगा, या माइनस चार्ज की तरफ होगा, बट स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ही होगा, है ना, इसी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग होगा, बट माइनस चार्ज की तरफ होगा। समझा? ओके, ये तो गया डायरेक्शन की बात। अब आ जाते हैं मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड होगी वो होगी K। याद है K क्या होता था, 1/4πε0 इन वैक्यूम। ठीक है, और मीडियम में कह दिया जाए तो 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R²। जो भी चार्ज है जिसकी फील्ड निकालनी है वो लिख दिया यहाँ पे Q अपॉन R⁻²। R क्या है, उस पॉइंट की चार्ज से डिस्टेंस, वो R है, रख दिया वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दो, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देने वाला है, तो यहाँ पे चार्ज को साइन के साथ नहीं लिखते हैं। मैंने क्या किया, डायरेक्शन अलग निकाल ली, मैग्नीट्यूड अलग निकाल लिया। ठीक है, तो याद आ रहा है ग्रेविटेशन में ऐसा ही था। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज K की जगह G लिख दो, Q की जगह M लिख दो, Gm/r²। अच्छा, वहाँ पे मास जो है -Q चार्ज की तरह, वहाँ पे हमेशा वो अट्रैक्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मास की तरफ होगा। तो ग्रेविटेशन में पढ़ा था वो पार्ट। ठीक है, अंडरस्टूड। डायरेक्शन को समझ लो, लिख लो, मैग्नीट्यूड को लिख लो। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं दो चीज़ को। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, और दूसरा F = QE को समझते हैं। ठीक है,
और मैं जानबूझ के एक ऐसा एग्जाम्पल लूँगा जो कि हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, मीन्स कूलम्स लॉ में पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलो करके देखते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक प्लस Q1 चार्ज ले लिया, यहाँ पे माइनस Q2 चार्ज ले लिया। अब मेरा एम है इस माइनस Q2 चार्ज पे फोर्स निकालना। अच्छा, इस माइनस Q2 चार्ज पे कौन फोर्स लगाएगा, प्लस Q1 फोर्स लगाएगा। तो मैंने माइनस Q2 पे किसका फोर्स निकालना है, प्लस Q1 का फोर्स निकालना है। तो पहला काम क्या करोगे कि जिस पे फोर्स निकालना है, ठीक है, उसको मैंने लिख दिया माइनस Q2। अब यहाँ पे फोर्स निकालना है तो दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकाल लो। मतलब यहाँ पे माइनस Q2 पे फोर्स निकालना है तो प्लस Q1 का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के क्या करोगे, पहले डॉटेड लाइन से मिला लो, और बिकॉज यहाँ पे माइनस Q2 पे जो फोर्स निकालना है वो किसके कारण निकालना है, प्लस Q1 के कारण। तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ से डॉटेड लाइन मिला लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में हो जाएगी। तो ये E1 हो गया। ये E1 क्या है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 एट माइनस Q2, ठीक है, वो निकाल लिया। दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। और यहाँ पे बाहर राइट साइड में क्या हुआ समझा होगा। अब यहाँ पे माइनस Q2 पे फोर्स निकालना है। तो वेक्टर में हम लोग जानते हैं फोर्स ऑन 2 विल बी इक्वल टू चार्ज 2 मीन्स जो कि क्या है माइनस Q2 है। देखो मैंने वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूँ तो चार्ज को साइन के साथ लिख रहा हूँ, तो मैंने माइनस Q2 लिख दिया इनटू E1 मतलब दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड वो लिख दिया। ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है तो फोर्स किधर होता है, 2 पे, लेफ्ट में होता। तो लेफ्ट में F2 लिख दिया। दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज 2, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन मिल गई 2 पे। अब फोर्स की मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, F2 इज इक्वल टू Q इंटू E1। जिस पे फोर्स निकालना है उसका चार्ज और दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दूसरे का इलेक्ट्रिक, दूसरा कौन है, 1 है, तो E1 लिख दिया। तो Q2 रख दिया इंटू के Q1। E1 की वैल्यू क्या होती, यहाँ पे Q1 चार्ज का R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता, के Q1 बाय R²। ये फॉर्मूला यूज करते तो के Q1 अपॉन R², ये लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया फोर्स ऑन 2 विल बी इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R², है ना। चलो अब दूसरा काम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, Q1 पे फोर्स निकालते हैं माइनस Q2 का। तो मान लो Q1 पे फोर्स निकालना है तो माइनस Q2 का वहाँ पे Q1 जहाँ पे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो पहला काम क्या करो, डायरेक्शन निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो डॉटेड लाइन से यहाँ मिला लिया। अच्छा, माइनस Q2 चार्ज के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो माइनस Q2 की तरफ होगी। तो यहाँ पे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग राइट में E2 हो गया, है ना, राइट में E2 हो गया, डायरेक्शन निकल गया। अच्छा, अब मुझे F1 निकालना है, फोर्स ऑन 1। तो मैंने लिखा इज इक्वल टू जिस पे फोर्स निकालना है उसका चार्ज प्लस Q1 और दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब माइनस Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे चार्ज को मैंने साइन के साथ लिख दिया क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है, तो प्लस Q1 लिख दिया। अच्छा, F1 की अब मैग्नीट्यूड निकालनी, तो F1 क्या होगा, Q1 का मैग्नीट्यूड Q1 इंटू E2 का मैग्नीट्यूड। तो Q1, अब सोचो इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो K, ये वाला फॉर्मूला फिर से यूज कर लो, के Q बाय R²। यहाँ लिखते के Q2 बाय R²। तो ये क्या हो गया, के Q1 Q2 बाय R²। अच्छा, ये दोनों फॉर्मूला पहले से देखा हुआ है ना, कूलम्स लॉ में पढ़ा ही था ना हमने। जानबूझ के कूलम्स लॉ के रिजल्ट को यूज़ कर लिया मैंने ताकि हम लोगों को जाना पहचाना लगे। और देखा हम लोगों ने कि Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है, तो इतना फोर्स लग रहा है। Q2 पे कितना फोर्स लग रहा है, इतना लग रहा है। दोनों की डायरेक्शन कैसी है, देखो अट्रैक्ट कर रहा है ना। Q2 पे किधर डायरेक्शन है, Q1 की तरफ। Q1 पे किधर डायरेक्शन है, Q2 की तरफ। देखो अट्रैक्टिव फोर्स है। तो हम लोगों ने कौन सा दो फॉर्मूला यूज करना सीखा, F इज इक्वल टू QE एंड E का फॉर्मूला जो कि पॉइंट चार्ज के कारण होता है, वो होता था KQ बाय R²। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लो। आगे बढ़ते हैं। अब नोट लिख दिया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलोज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब भाई ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है, अब इसको समझने के लिए मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं ताकि एग्जांपल भी समझ जाएंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी समझ जाएंगे। अब एग्जांपल लिया, व्हाट इज एग्जांपल, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए।
तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड क्या है, ए है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके हर एक वर्टेक्स पे मैंने प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू चार्ज ले लिया, ठीक है, तीनों वर्टेक्स पे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू ले लिया और इसके सेंट्रॉइड पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तीनों चार्ज का, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देखते हैं। अच्छा देखो, किसी भी वर्टेक्स से सेंट्रॉइड की डिस्टेंस सेम ही होगी, तो इस वर्टेक्स से इस सेंट्रॉइड की डिस्टेंस, इस वर्टेक्स से इस सेंट्रॉइड की डिस्टेंस, इस वर्टेक्स से इस सेंट्रॉइड की डिस्टेंस एक्स 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 लिख दिया। अब इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है इसलिए मैंने एक्स की वैल्यू नहीं निकाली, नहीं तो निकाल लोगे, आपको जानती ही होगी ना एक्स की वैल्यू क्या होती है। लिख दिया E इज इक्वल टू, अच्छा हर एक के लिए डिस्टेंस सेम है, हर एक चार्ज सेम है, तो हर एक के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर लिखना होता था, यहाँ लिख देंगे के क्यू बाय एक्स रेज टू पावर 2। तो हर एक चार्ज के कारण सेंट्रॉइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड ये होगी। अब डायरेक्शन देखते हैं। अब ये देखो, ये प्लस क्यू चार्ज है और सेंट्रॉइड पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इन दोनों के बीच में डॉटेड लाइन मिला लो और चूंकि ये प्लस चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड, तो मतलब इस प्लस क्यू से दूर तो नीचे की तरफ आ जाएगा। वैसे ये वाले प्लस क्यू का देख लो, लेफ्ट वाले प्लस क्यू का, तो यहाँ पे सेंट्रॉइड पे मिलाना है तो पहले डॉटेड लाइन से मिला लिया, देखो रेड कलर का डॉटेड लाइन लगा लिया और ऑब्वियसली यहाँ भी रेडियली आउटवर्ड होगा, मीन्स प्लस क्यू से दूर, तो यहाँ पे राइट में ई लिख दिया। वैसे इस प्लस क्यू चार्ज के कारण डॉटेड लाइन से मिला लिया और वो इधर ई हो गया, है ना, और तीनों ई की डायरेक्शन मुझे मिल गई। अब डायग्राम से हम लोग जानते हैं कि ये थीटा 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 तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड का आपस में एंगल बन जाएगा 120 डिग्री, जो कि थीटा 120 डिग्री हो जाएगा ज्योमेट्री से, है ना। अब वेक्टर का एक डायरेक्ट रिजल्ट मैं यूज कर लेता हूँ कि तीन वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो, तीनों आपस में 120 डिग्री एंगल बना रहा है, तीनों आपस में 120 डिग्री एंगल बना रहा है एंड तीनों की मैग्नीट्यूड सेम हो तो तीनों का नेट 0 होता है, तो 0 लिख दिया। अच्छा मान लो किसी को ये नहीं समझा, है ना, ये रिजल्ट नहीं पता है, तो तीन वेक्टर का वेक्टर सम कैसे करते हो, कंपोनेंट निकाल के कर लो, ठीक है, उससे भी आंसर आ जाएगा। तो ई नेट की वैल्यू 0 हो गई। अब तो ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, तुम पूछोगे भाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, दो पॉइंट समझो। पहले देखो, ये तीनों चार्ज यहाँ फिक्स है, तो इस चार्ज के कारण यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है, इस चार्ज के कारण यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है, इस चार्ज के कारण वहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है। इन तीनों ई की जो मैग्नीट्यूड है या इन तीनों ई की जो वैल्यू है वो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस चार्ज के कारण चेंज नहीं होगा, इस चार्ज के कारण जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस चार्ज के कारण अफेक्ट नहीं होगा, है ना। तो एक चार्ज दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट नहीं करती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मान लो स्पेस में एक से ज़्यादा चार्ज हैं और आपको किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो सारे चार्जेस के कारण जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस पॉइंट पे उसका वेक्टर सम कर दो। जैसे यहाँ पे भी किया ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम कर दिया। तो यही दोनों पॉइंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिख लो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को खुद से एक्सप्लेन कर लो, है ना। ये तो थियरी का पार्ट हुआ, हम तो समझ गए किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जितने चार्ज हैं सबका इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिविजुअली निकाल लो और उन सबका वेक्टर सम कर लो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा मान लो ये तीनों में प्लस प्लस ले लिया, कहीं पे माइनस ले लेता तो रेडियली इनवर्ट ले लेते, फिर वेक्टर सम करते हम लोग, है ना। तो वो खुद से करना, है ना, कहीं मॉड्यूल देखोगे या बुक देखोगे उसमें है तो उसको खुद से सॉल्व करो। नाउ नेक्स्ट, व्हेनेवर इक्वल point charges are placed at all vertices of a regular polygon, electric field at center will always be 0। अब मतलब समझो, जब किसी रेगुलर पॉलीगॉन, आई होप रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब समझता होगा, जैसे मान लो 3 साइड्स का रेगुलर पॉलीगॉन कौन होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। 4 साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, स्क्वायर होता है, एक्सेट्रा, है ना। चारों साइड सेम, चारों एंगल सेम, तो हम लोग कहते हैं वो रेगुलर पॉलीगॉन है। इफ रेगुलर पॉलीगॉन के हर एक वर्टेक्स पे सेम ही चार्ज हो, सेम ही चार्ज मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम हो, साइन भी सेम हो, किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के हर एक वर्टेक्स पे एक ही चार्ज रखा हो,
तो उस रेगुलर पॉलीगॉन के सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। ठीक है, उस रेगुलर पॉलीगॉन के सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। अब दो एग्जांपल से समझता। अच्छा, ये किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का लिए वैलिड है, ऐसे नहीं 3 4 5 साइड रेगुलर पेंटागन के लिए, रेगुलर हेक्सागन के लिए, सबके लिए राइट है। तो ये स्टेटमेंट याद रखेंगे। अब इस स्टेटमेंट के लिए मैंने तो ये ट्राइंगल वाला तो बता ही दिया था, इक्विलेटरल ट्राइंगल के हर एक वर्टेक्स पे प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके सेंट्रॉइड पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ये तो मैंने अभी जस्ट इसके पहले बताया था, है ना। अब स्क्वायर का एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, बाद में वो सबके लिए यूज कर लेंगे। तो मान लो स्क्वायर लिया जिसकी साइड ए है और इसके सेंटर पे जहां पे दोनों कट हो रहे हैं, इस पॉइंट पे आपको सेंटर पे निकालना है। तो देखो इस प्लस क्यू के कारण निकालो, तो प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की पहले डायरेक्शन देख लो, डॉट 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 मिला लिया, रेडियली आउटवर्ड, तो इधर हो जाता नीचे की तरफ। इस प्लस क्यू के लिए डॉट 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 मिला लिया सेंटर से, वो इधर हो जाता, राइट। अब इसके लिए देखो डॉट डॉट मिला लिया, ये ऊपर की तरफ चला जाता है ना। अब ये बचा ये, इसके लिए डॉट 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 मिला लिया, ये इधर की तरफ। तो चारों की डायरेक्शन निकाल ली, चारों की डायरेक्शन इस डॉटेड लाइन के अलॉन्ग ही आ रही है ना। अब ध्यान से समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो, हर एक वर्टेक्स से सेंटर की डिस्टेंस सेम हो जाएगी। मान लो वो डिस्टेंस x है, तो किसी भी चार्ज के लिए वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, KQ/x रेज़्ड टू पावर 2, KQ(x²) है ना। तो सेंटर पे चारों ई की मैग्नीट्यूड सेम होगी, इसलिए मैंने देखो चारों का ई लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये ई वाला दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का, अपोजिट डायरेक्शन में इन दोनों को वेक्टर सम करोगे 0 हो जाएगा। उसी तरह इन दोनों को देखो, ये दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, इन दोनों का वेक्टर सम करो 0 हो गया। इसका मतलब चारों का वेक्टर सम किया तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो वही तो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो मैंने 3 और 4 का प्रूव कर दिया, 5 6 7 8 सबके लिए आप खुद कर लोगे। ठीक है, और इसको याद करोगे, याद रखोगे, ताकि कहीं पे आ जाए तो ये करना ना पड़े, है ना, उसको यूज कर लेंगे हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फिर से पीछे वाले लाइन को हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इफ 4 इक्वल चार्जेस, 4 4 ही है, इक्वल चार्जेस ईच प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट 4 वर्टाइसेस ऑफ रेगुलर पेंटागन। अच्छा है ये रेगुलर पेंटागन, लेकिन इसके पांचों वर्टेक्स पे हम लोगों ने प्लस क्यू इक्वल चार्ज नहीं रखा है। अच्छा, पांचों पर रख देता तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है सेंटर पे 0, लेकिन हमने 4 पे रखा है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रेगुलर पेंटागन विल बी। अब सेंटर पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, बट इन चारों के कारण, पांचों के कारण नहीं, पांचवा तो है ही नहीं। ठीक है, और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि वर्टेक्स से, किसी भी वर्टेक्स से सेंटर की डिस्टेंस है a। क्लियर है। अब एक तरीका ये हो सकता है कि हर एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, है ना, और उस चारों का वेक्टर सम कर दो। पेंटागन में वो चारों का इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल लोगे KQ/A², लेकिन उसका वेक्टर सम करने में तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एंगल मिलेगा और 4 वेक्टर का कंपोनेंट निकाल के सॉल्व करोगे तो परेशान हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये लाइन जो इन दोनों को मिलाओगे ये इधर जाएगा, इस चार्ज की तरफ नहीं आएगा, कि कैंसिल वैंसल नहीं होने वाला है। अच्छा, ये जो ई की डायरेक्शन मैंने ऊपर दिखा दी है, ये सॉल्यूशन का पार्ट है, इसको भूल जाओगे। ओके, तो कैसे सॉल्व करें, तो मैं पहले के स्टेटमेंट का एक यूज करता हूँ। इफ पांचों पे इस चार्ज होता तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती, 0 होती। पहला लाइन क्लियर है, बिल्कुल। दूसरा सेंटेंस, इफ, अब मैं इसका कंक्लूजन क्या लिख सकता हूं कि पांचों चार्ज है, पांचों वर्टेक्स पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो इसका कंक्लूजन ये निकाल सकता हूं कि एक वर्टेक्स पे चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो चारों वर्टेक्स के इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल अपोजिट होगा। एक वर्टेक्स के कारण जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाकी के चारों चार्ज के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे होगी उसका इक्वल अपोजिट होगा, तभी दोनों मिलके 0 होगा। अब कुछ को समझ में आया, कुछ को नहीं समझ में आया, ये लाइन तो ये डायग्राम से देख लेते हैं। तो मान लो यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा, तो सेंटर पे ये a डिस्टेंस पे है, तो डॉटेड लाइन से मिला दिया। इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाती, नीचे हो जाती, E।
अब सोचो इन पे चारों पे रख देता, उन चारों की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होनी चाहिए जिससे उन चारों और ये पांचवें का नेट जीरो हो जाए। तो ऑब्वियसली उन चारों का इलेक्ट्रिक फील्ड इफ ऊपर होगा तभी तो वो दोनों मिलके कैंसिल कर पाएगा, है ना। तो वही मैंने बना दिया, उन चारों का कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए, तभी तो इन दोनों को ऐड करोगे तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब इन चारों की इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगी एंड इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी। अच्छा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये 0.4 से कितने डिस्टेंस ए पे है, तो के क्यू बाई ए स्क्वायर। तो इन चारों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे होगी वो इस केस में ऊपर होगी और उसका मैग्नीट्यूड ये होगा। देखो इनडायरेक्टली हम लोग निकाल लिया, चारों का इंडिविजुअल वेक्टर सम करना मुश्किल हो जाता, तो यहाँ पे हम लोगों ने इनडायरेक्ट मेथड से इसका आंसर निकाला। ओके, चलो बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है, जैसा कि ग्रेविटेशन फील्ड भी होता था। ग्रेविटेशनल फील्ड भी कंजर्वेटिव फील्ड होता है। नाउ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन क्लोज लूप विल बी जीरो। ये किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड के लिए वैलिड है कि मान लो कहीं पे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपने क्या किया, एक प्लस चार्ज लिया या कोई चार्ज लिया, प्लस या माइनस जो भी हो, एक पॉइंट चार्ज लिया, उसको जहाँ से चले वहाँ से चलते गए, पूरा दुनिया घूम लिया, है ना, जहाँ से चले थे फाइनली वहीं पे पहुँच गए, तो बन गया क्लोज लूप। तो जहाँ से चले वहीं पे पहुँच गए तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन उस चार्ज पे होगा वो जीरो होगा। ठीक है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन क्लोज लूप विल बी जीरो। इसका मतलब हुआ स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो किसी चार्ज को इनिशियल पॉइंट से लेके चले और घूम फिर के उसी इनिशियल पॉइंट पे पहुंच गए तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मान लो कहीं पे किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है और आप क्या किए कि पॉइंट 1 से चार्ज को लेके पॉइंट 2 पे गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन होगा। अच्छा, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे आप किस पाथ से जा रहे हो उस पाथ पे वो वर्क डन डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब किसी भी पाथ से चले जाओगे वर्क डन सेम ही होगा। ओके, सो वही लिखा है, वर्क डन बाय फील्ड बिटवीन टू पॉइंट्स विल बी पाथ इंडिपेंडेंट। अच्छा, पाथ इंडिपेंडेंट, ओके, एंड वर्क डन इन क्लोज लूप विल बी जीरो बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों समझ में आ गया आई गेस, है ना। अच्छा, वर्क डन के कॉन्सेप्ट को हम लोग एक्चुअली बाद में यूज करेंगे जब मैं पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो ये पॉइंट हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस कर रहे थे इसलिए ये सब लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ रहा है बात इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे 1 मिनट के लिए हम लोग